जरा सोचिए, दुनिया के दो सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका और ईरान एक शांति समझौते पर मान जाते हैं। पूरी दुनिया राहत की सांस लेती है और फिर कुछ ही घंटों के अंदर सब कुछ तबाह हो जाता है। साल 2026 में बिल्कुल यही हुआ था। तो चलिए समझते हैं कि शांति की यह उम्मीद इतनी जल्दी और इतनी बुरी तरह से कैसे टूट गई। देखिए, युद्ध विराम से ठीक पहले माहौल बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण था। 7 अप्रैल 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये चौंकाने वाला बयान दिया, जिससे पूरी दुनिया में जैसे एक भूचाल आ गया। और ये कोई खोखली धमकी नहीं थी, नहीं, ये एक ऐसी चेतावनी थी जिसने हर किसी को एक बड़े विनाशकारी युद्ध के बिल्कुल मुहाने पे ला खड़ा किया था। लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस भयानक धमकी के बस कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान की मध्यस्थता से 2 हफ्तों के सीज फायर का ऐलान हो गया। मतलब एक तरफ पूरी सभ्यता को मिटाने की बात और दूसरी तरफ अचानक शांति का समझौता। ये एक ऐसा झटका था जो किसी के भी समझ से परे था। तो शांति की घोषणा तो हो गई, लेकिन ये शांति शुरू होने से पहले ही बिखरने लगी थी। पहले ही दिन से समझौते में दरारें साफ दिखने लगीं। कागज पर तो अमन था, लेकिन जमीन पर जो हकीकत थी वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी कह रही थी। 8 अप्रैल का दिन, ये दिन विरोधाभासों से भरा था। देखिए, सुबह सुबह दुनिया ने शांति की खबर सुनी। दोपहर होते होते इजराइल ने लेबनान पर जबरदस्त हवाई हमले शुरू कर दिए। जवाब में ईरान ने भी खाड़ी देशों पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला कर दिया। और शाम तक दुनिया के सबसे अहम शिपिंग रूट्स में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद था। तो ये कैसी शांति थी भला? तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जब एक डील हुई थी तो आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? ये सब इतनी जल्दी कैसे बिखर गया? चलिए पता लगाते हैं। इस नाकामी की जड़ें असल में समझौते की नींव में ही छिपी थीं। देखिए, सच तो यह है कि शांति का कोई एक प्लान था ही नहीं। असल में 2 अलग-अलग शांति योजनाएं थीं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उलट। दोनों तरफ की मांगें जमीन आसमान के फर्क वाली थी। अमेरिका चाहता था कि पहले एक टेम्पररी सीज फायर हो, फिर आराम से बातचीत चले। वहीं ईरान चाहता था कि सब कुछ अभी इसी वक्त हो, पूरी तरह से युद्ध विराम, सारे प्रतिबंध हटें और युद्ध का हर्जाना भी मिले। और सबसे बड़ा पेच कहाँ था? लेबनान पर। अमेरिका उसे इस डील से बाहर रखना चाहता था और ईरान उसे शामिल करने पर अड़ा था। इन दोनों में तो कोई तालमेल बैठ ही नहीं सकता था। और इस पूरी उलझन को और बढ़ाने के लिए ईरान ने अपने ही प्लान के कई वर्जन जारी कर दिए। और कमाल की बात यह कि फारसी और अंग्रेजी टेक्स्ट में बातें भी अलग अलग थीं। अब ऐसे में किसी के लिए भी यह समझना नामुमकिन हो गया था कि ईरान आखिर चाहता क्या है। इससे शक और भी गहरा हो गया। लेकिन ये अलग अलग प्लान तो बस एक ऊपरी वजह थी। इस सीज फायर के टूटने की असली वजह वो तो ईरान के अंदर ही छिपी थी। एक गहरा सत्ता का संघर्ष जिसने किसी भी समझौते को होने ही नहीं दिया। इस हालत को ऐसे समझिए, जैसे एक नाव है पर उसके कप्तान 2 हैं और दोनों नाव को बिल्कुल अलग अलग दिशा में ले जाना चाहते हैं। क्या होगा? नाव कहीं नहीं जाएगी, बस गोल गोल घूमेगी। ईरान की सरकार में बिल्कुल यही हो रहा था। अलग अलग गुट एक दूसरे के ही खिलाफ काम कर रहे थे। और इस अंदरूनी फूट के सबूत हर तरफ थे। ईरान के डिप्लोमेट्स एक बात कह रहे थे और उधर देश की सबसे ताकतवर सेना IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स उनकी कही हर बात को सिरे से नकार रही थी। हालात इतने बुरे थे कि कोई भी गुट देश के सुप्रीम लीडर तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। सरकार जैसे पूरी तरह से पंगु हो चुकी थी। एक अमेरिकी अधिकारी ने तो एक्सियोस को दिए बयान में साफ साफ कहा था, बातचीत करने वाली टीम और सेना के बीच पूरी तरह से दरार आ चुकी है। ये एक लाइन ईरान के अंदर की पूरी कहानी बयां कर देती है कि कैसे इस फूट ने किसी भी समझौते को नामुमकिन बना दिया था। तो सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका असल में एक ईरान से नहीं, बल्कि 2 अलग अलग ईरान से एक ही समय पर बात कर रहा था। एक तरफ थे डिप्लोमेट्स जो शांति चाहते थे और दूसरी तरफ थी सेना जो लड़ने के लिए तैयार बैठी थी। जब अंदर ही इतनी फूट हो तो बातचीत का क्या नतीजा निकलेगा? जाहिर है वो नाकाम हो गई। और इतिहास गवाह है, जब डिप्लोमेसी फेल होती है तो फिर बंदूकें बोलने लगती हैं। और ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। इस्लामाबाद में बातचीत शुरू हुई और सिर्फ एक दिन में, जी हां, सिर्फ एक ही दिन में दम तोड़ दिया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस के पाकिस्तान छोड़ते ही बातचीत पूरी तरह खत्म हो गई। और फिर राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की पूरी नौसैनिक नाकेबंदी का ऐलान कर दिया। तनाव अब खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका था। और ये नाकेबंदी सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं रही। 19 अप्रैल को अमेरिकी नौसेना ने ईरानी मालवाहक जहाज तोस्का पर हमला किया और उसे अपने कब्जे में ले लिया।
ये वो पल था जब कूटनीति की नाकामी असली सैन्य कार्रवाई में बदल गई। ईरान ने इसे समुद्री डकैती कहा, लेकिन दुनिया के लिए ये जंग की शुरुआत जैसा लग रहा था। तो इस पूरी घटना का आखिर मतलब क्या है? इस नाकाम युद्ध विराम से हमें मिडिल ईस्ट की राजनीति और आने वाले वक्त के बारे में क्या पता चलता है? ये सब जानना जरूरी क्यों है? अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। लीक हुई अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान उस वक्त भी सैन्य रूप से काफी ताकतवर था। उनकी लगभग आधी बैलिस्टिक मिसाइलें और 2/3 एयरफोर्स अभी भी काम कर रही थीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि ईरान एक लंबी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार था? लेकिन रुकिए, जैसा कि इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर हमें याद दिलाता है, सिर्फ नंबर देखकर आप पूरी कहानी नहीं समझ सकते। सोचिए, आपके पास दुनिया के सबसे ज्यादा हथियार हों, पर उन्हें चलाने वाले कमांडर्स में ही आपस में ना बनती हो, तो वो हथियार किस काम के? सैन्य ताकत सिर्फ गिनती से कहीं ज्यादा होती है। तो आखिर में इस नाकाम सीज़फायर ने ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी दुनिया के सामने ला दी, एक टूटा हुआ नेतृत्व जहां सेना डिप्लोमैट्स पर हावी है। इसने ये भी साफ कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आज भी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और शायद सबसे डराने वाली बात यह है कि इस घटना ने एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की जमीन तैयार कर दी है। और ये सब हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देता है। जब कूटनीति के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और एक नौसैनिक नाकेबंदी लागू है, तो क्या एक बड़ा और विनाशकारी युद्ध अब वाकई टाला नहीं जा सकता? इस सवाल का जवाब तो खैर वक्त ही देगा।